जिस तरह से कबीर ने अचानक ही उसे बेड पर गिरा करके उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू किया था, ज़ायरा की हालत ख़राब होने लगी थी और वो अब डरने लगी थी। अभी तक तो सब कुछ उसके लिए नॉर्मल था, मगर अब वो एकदम से हाँफते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़, प्लीज़ छोड़िए मुझे। और ये बोलते बोलते वो कांप भी रही थी, क्योंकि इस वक्त कबीर की आंखों में उसके लिए प्यार नहीं बल्कि कुछ अजीब ही नजर आ रहा था। जायरा की बातों को सुनकर के कबीर हल्का सा उसके गर्दन से दूर होकर के उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? डर गई क्या? ओह, बुरा लग रहा है तुम्हें? ऐसे टच ना करूं। तुमने तो कहा था कि कभी कभी थोड़ा बहुत फोर्स भी कर लेना चाहिए। मुझे लगा तुम्हें मजा आएगा। जायरा ये सुनकर कहती है, नहीं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उसको इस तरह से डरा सहमा देख कर के कबीर उसके गालों पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, अच्छा ना, नहीं करता बाबा। मुझे लगा कि तुम एंजॉय करोगी, तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था मेरा। ओके। इतने सॉफ्ट टोन सुनने के बाद जाकर के ज़ारा को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ था, क्योंकि डर तो उसे हमेशा लगा रहता था कबीर का। कब वो क्या कर दें कुछ समझ ही नहीं आता था ज़ारा को। लेकिन उसके बावजूद भी अब जाकर के ज़ारा थोड़ा रिलैक्स हो पाई थी। कबीर उसके बगल में लेटते और फिर धीरे धीरे उसके बालों पर अपना हाथ चलाकर उसे सुलाना शुरू कर दिए थे, और धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए बहुत आसानी से छोड़ दिया, वरना 4-5 राउंड में तुम्हें छोड़ने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था। सारा सुन करके अपनी पलकों को जोर से बंद कर ली थी और साथ ही अपनी मुट्ठी को उनके कपड़ों पर अब कसना शुरू कर देती है। वो उसके फोरहेड पर धीरे से अपने होठों को लगाते और फिर उसे सुलाना शुरू कर दिए थे। इसी तरह से आज का ही दिन बीता था और अगले दिन वो लोग इंडिया लैंड करते हैं, जहाँ इस वक्त यशु जायरा के साथ था और साथ ही कबीर उन दोनों के पीछे पीछे। जायरा इस तरह से यशु का ख्याल रखती थी, वो कबीर को बहुत अच्छा लगता था देखकर। वो हल्का सा पीछे होकर ही जायरा और यशु को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करता हुआ देख रहे थे, जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। प्लेन से उतरने के बाद थोड़े ही दूर पर उन लोगों की गाड़ी आकर के पहले से वेट कर रही थी। जायरा ये देखकर पीछे मुड़ती और कबीर ने हल्का सा अपने चेहरे को नोट कर दिया था, जिससे जायरा आगे की तरफ बढ़ने लगी थी यशु को लेकर। कबीर भी उसी गाड़ी में आकर बैठ चुके थे, जायरा के ठीक बगल में। यशु इस वक्त बीच में बैठा हुआ था, लेकिन कबीर को एक बार देखते और फिर जायरा की तरफ, और फिर आकर के साइड में बैठते हुए जायरा को बार बार वो कबीर की तरफ ऑलमोस्ट पुश करना शुरू कर दिया था, और थोड़े तीखी आवाज में कहता है, चलो ना मम्मा, उधर क्या कर रही हो? आप थोड़ा सा उधर चलो, मुझे जगह नहीं मिली बैठने की। वो जानबूझ करके ये कर रहा था। जायरा जो यशु की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, यशु, तुम इतनी बड़ी जगह में अकेले बैठोगे? बच्चा, तुम बहुत छोटे हो, और तुम मेरे साथ रहो, और मैं तो कहती हूँ बीच में रहो। उधर तुम्हें चोट लग गई तो? यशु ये सुनकर कहता है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। मुझे लगता है कि अगर मैं बीच में आऊंगा तो फिर पा को प्रॉब्लम होगी, है ना पा? उनका चेहरा एकदम से मुरझा गया था। क्यों, है ना? वो कबीर की तरफ जैसे ही देखकर बोला था, कबीर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिए थे। ज़ारा जो खुद ही उनकी तरफ थोड़ा सरक करके उनके कानों के पास आते हुए पूछती है, क्या सच में मैं हल्का सा दूर हुई तो आपको इतनी प्रॉब्लम होने लगी? कबीर ये सुन करके उसके रिस्ट पर अपने हाथों को जोर से कस लिए थे और साथ ही अपने जबड़े को कसते हुए कहते हैं, दूर होने का तो जिक्र मत करना मेरे सामने, वरना बहुत बुरा लगेगा तुम्हारे लिए मुझे। तुम्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं मेरा अभी तक, पर प्लीज़ ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ जाए। ज़ायरा सुनकर अपनी थूक गटकते हुए ज़बरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर ला दी थी, और इस बात को वो इग्नोर ही करना चाह रही थी जो भी कुछ अभी उसके सामने कबीर ने कहा था, और इसका वो क्या ही जवाब दे पाती। अब वो पूरा ध्यान यशु पर लगाने लगी थी, ताकि उसका ध्यान जो कि कबीर की बातों से भटक सके। थोड़ी ही देर में अब वो लोग इंडिया के एक प्यारे से छोटे से बंगलों में आ गए थे। ये घर देख कर के कोई नहीं कह सकता था कि ये वाकई ही कबीर रायचंद का घर है, क्योंकि यहाँ पर वो यशु को अपने साथ लेकर रहते थे। वैसे तो कबीर रायचंद का घर, उनका मेन मेंशन कहीं और था, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्री साइड एरिया था, जहाँ पर आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी और आसपास सिर्फ
हरा भरा माहौल था जो कि यशु को बहुत अच्छा लगता था। इस बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि कबीर रायचंद यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस को रन करने के लिए उनका नाम ही काफ़ी होता था। उन्हें ऑफिस भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जायरा धीरे धीरे अब अपने कदमों को नीचे की तरफ बढ़ा ली थी। कबीर, जो कि वेलकम गेट पर उसको लाते हुए उसको वहीं पर रोक दिए थे और तभी स्टाफ से कहते हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करके गृह प्रवेश के लिए तैयारी करो। वैसे भी बहू पहली बार घर के अंदर आ रही हैं। और ये बोलकर वो जायरा की तरफ अपने चेहरे को हल्का सा टिल्ट करके देख रहे थे। उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन था, जिसे देख करके जायरा को बार बार थोड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती थी कि क्या वाकई ये शख्स उसके लिए सही तो है ना। उन पर भरोसा की थी जायरा, लेकिन क्या यह शख्स वाकई भरोसे के काबिल थे? इस बारे में जायरा खुद ही कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन फिर खुद से ही कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे कभी हर्ट किया ही नहीं, बस मुझसे ज़बरदस्ती शादी तो की है। हाँ, लेकिन उसके बाद अब तो वो मेरी कंपनी को भी संभाल रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि कंपनी वो मेरे हवाले कर देंगे। सब कुछ तो ठीक है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। और फिर वो देखती है कि सामने की तरफ अब बड़ा सा थाल आकर के रख दिया गया था। तो पूरी थाल जो कि लाल रंग के पानी से भरी हुई थी और उसके साथ हल्का फुल्का रोज पेटल्स भी उस पर गिराए गए थे। ज़ायरा अपना शूज निकाल करके साइड में रखती है और फिर बिना फुटवेयर पहने उस थाल के अंदर जा चुकी थी। लेकिन जैसे वो उस थाल के अंदर गई थी, उसे कुछ अजीब सा चुभता है अपने पैरों में, जैसे कि इस वक्त उसका पैर किसी थाल में नहीं बल्कि किसी कांटों पर रखा गया हो, जिससे वो एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है। कभी झटके से उसके ठीक बाहों को पकड़ करके उसको ठीक तरीके से संभालते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? ज़ारा जब अपने होठों को एकदम से दबाती है और फिर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, शायद इसके अंदर कुछ है, चुभ गया मुझे। ये सुनकर के कबीर, जो उसके गालों को अपने हाथ से हल्का सहलाते हैं और फिर तुरंत ही उसे अपने गोद में उठा लिए थे और फिर जल्दी जल्दी उसे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ले जा करके लेटाते हुए उसके पैरों की तरफ देखते हैं, तो वो एकदम से हैरान रह गए थे, क्योंकि इस वक्त उस थाल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शीशे के टुकड़े थे जो कि इस वक्त ज़ारा के पैरों में चुभ चुके थे। तभी पीछे से ज़ारा के डैड आते हुए कहते हैं, वेलकम होम डॉटर इन लॉ। और साथ ही कबीर के कंधे, जो इस पे इस वक्त उनका हाथ पड़ गया था। कबीर इस वक्त नीचे की तरफ अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और अपने डैड का हाथ जैसे उन्हें अपने कंधे पर महसूस हुआ था, एकदम से उनका हाथ, जो कि अब मुट्ठी बन करके कस चुका था, और गुस्से में खड़े होते हुए वो अपने डैड को ऑलमोस्ट धक्का ही दे दिए थे, जिससे उनके डैड पीछे जा करके दीवार से लड़ जाते हैं। तभी यशु अंदर की तरफ भागे भागे आ गया था अपनी मम्मा को देखने के लिए। कबीर, जो इस वक्त यशु के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, वो एक बार ज़ायरा की तरफ देखते हैं, जो कि दर्द से इस वक्त पूरी तरह से तड़प रही थी, और फिर अपने बाप को घूरते हुए कहते हैं, आप ज़रा मुझसे ड्राइंग रूम में मिलिए, कुछ बातें करनी है, बहुत वक्त बाद मुलाकात हो रही है डैड। और ये बोल करके वो कुछ स्टाफ को बुला दिए थे और ज़बरदस्ती ही अब उनके डैड को वहाँ से ले जाया जा रहा था। इस तरह यशु अपनी मॉम को तड़पता नहीं देख सकता था। ज़ारा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। दर्द में रहने की ज़ारा को कभी आदत ही नहीं हुई थी, और इतना सा खरोच अगर उसके अपने डैड उसको देख लेते तो परेशान हो जाते, और ना जाने कितने डॉक्टर्स अभी उसके आसपास लग जाते उसकी केयर करने के लिए। इतने नाजुक तरीके से पाला था उसे जयेश ओबेरॉय ने, और इस तरह से ज़ारा की हालत को देखकर कबीर, जो हल्का उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर उसके पैरों को धीरे से अपने लैप पर रखते हुए कहते हैं, थोड़ा दर्द होगा तुम्हें, मैं निकालता हूँ। ये देख कर के यशु कहता है, ये सब क्या हुआ है मम्मा को? ये क्या चुप गया? आपने क्या किया दादू? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मा को दर्द क्यों दिया? कबीर उसको शांत करते हुए कहते हैं, यशु, कमरे में जाओ अपने। इस वक्त कबीर का चेहरा काफी स्ट्रिक्ट और यशु का चेहरा बहुत ही मायूस बन चुका था। वो कबीर की डांट को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। कबीर, जो उसको घूरते हुए कहते हैं, कुछ कहा है मैंने? हाँ, कहा है ना, रूम में जाओ। उनकी तेज सख्त आवाज, जो कि तुरंत ही अब यशु को रोने पर मजबूर कर दी थी, और वो अपने आंसू को पोंछते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया था। ज़ारा उसे कई बार आवाज भी लगाती है, यशु, यशु सुनो बच्चा, आई एम सो सॉरी। और फिर वो कबीर की तरफ देख करके तुरंत ही उठकर बैठते हुए कहती है, ये क्या किया आपने? उसे क्यों डांटा?
इसमें उसकी क्या गलती है? उस पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं आप? कबीर उसको घूरते हुए कहते हैं, तुम तो चुप ही रहो। जब जब तुम्हारा पैर पड़े उस थाल में तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि उसमें उसमें कुछ है जो कि तुम्हें हर्ट कर रहा है? हाँ, होश कहाँ था तुम्हारा? जायरा सुन करके अपने पैर को कबीर के लैप से हटाते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं खुद निकाल लूंगी ये कांच। और आपकी ना मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने थाल मंगवाई, ऊपर से उसमें कांच, ऊपर से आप मुझे ही डांट रहे हो, ऊपर से यशु को भी डांट दिया। बेचारा रो रहा है वो, जाकर के उसे संभालिए आप। और ये बोलते बोलते अब सारा के भी गला एकदम से भर आया था। वैसे तो वो पहले से ही दर्द के मारे रो रही थी, लेकिन अब उसे और ज़्यादा अमरख लग रहा था कबीर की इन सारे हरकतों से। कबीर उसके पैरों को प्यार से पकड़ते और फिर धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाते हुए कांच को अपने हाथों से ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जायरा बार बार अपने पैरों को खींच रही थी। लेकिन कबीर जो उसके पैरों को काफ़ी सख्ती से पकड़े हुए थे, जिससे उसके पैर अब कबीर के हाथों से छूट तो नहीं पाते। पूरे कांच निकलते निकलते जायरा के पैर जो कि खून से लथपथ हो चुके थे, कबीर उसे यूं ही अपनी गोद में उठाए बाथरूम की तरफ ले जाते हैं और बाथिंग टब के अंदर उसके पाँव को डाल दिए थे। पानी अब पूरी तरह से लाल रंग में बदल चुका था और जायरा को इससे अपने पैरों में काफ़ी ठंडक भी महसूस हो रही थी। जायरा को वो दोबारा अपनी गोद में लेकर के अब ले जाकर के बेड पर लेटा चुके थे और स्टाफ से काफ़ी तेज़ आवाज़ में कमांड देते हुए आइस क्यूब मांगे थे। प्रॉपरली उसके आइस क्यूब से फूड को मसाज देते हुए उसके बाद प्रॉपरली उसके पैरों पर उन्होंने बैंडेज लगा दिया था, जो कि जायरा के कट को हील कर सके। और ऐसे ही क्रीम और बैंडेज के साथ उसके दोनों पांव अब पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसके साथ ही अब उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स भी मिल रहा था। कबीर को यूं इस तरह से अपने पाँव की तरफ देखता पाकर के जायरा उनके हाथों पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, अब हो सकता हो गलती से चला गया हो कांच। इट्स ओके, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। कबीर जायरा के चेहरे की तरफ एक बार देखते हैं और फिर एक बार उसके पाँव की तरफ, और धीरे धीरे अपने उंगली को उसके पैरों पर इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, मेरे साथ, यशु के साथ, लेकिन तुम्हारे साथ भी। तुम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हो। मैं आता हूँ। और ये बोल करके वो न जाने क्या सोचते हुए खड़े हो गए थे और वहां से जाने लगे थे, लेकिन तभी जायरा को आवाज़ लगाते हुए कहती है, जा कहाँ रहे हैं आप? बैठिए ना यहाँ मेरे पास। क्योंकि जायरा को डर था कि कहीं वो यशु के पास ना जाए और यशु को हर्ट ना कर दे गुस्से में, क्योंकि कबीर का गुस्सा जायरा के भी समझ से बाहर होता था। वो थे ही इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। मगर जायरा के बुलाने पर इस वक्त कबीर उसके पास चले जाएं ये तो पॉसिबल नहीं था। वो अपना चारा ना मिलाते हुए कहते हैं, तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। वो दरवाजे को बंद करते हुए बाहर से लॉक लगा चुके थे और रूम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पहले से उनका कोई इंतजार कर रहा था। कबीर के शूज की टक टक की आवाज़ से अब वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और फ़ोन को अपने पॉकेट में डालते हैं और साथ ही अपने चश्मे को निकाल करके अब उसे पोंछते हुए टेबल पर रख दिए थे और कबीर की तरफ आगे बढ़ करके बड़े हक से उन्हें गले से लगा लिए थे। कबीर जो अपने चेहरे पर एक हल्की से स्माइल लाते हुए कहते हैं, क्या बात है डैड, क्या वेलकम किया आपने अपनी डॉटर इन लॉ का। जो भी इंसान मेरे करीब आता है उसे आप इतना तकलीफ क्यों देते हैं? क्या मुझे खुश देखने में आपको कुछ प्रॉब्लम है? यह सुन करके उनके डैड जो धीरे से कबीर के चेहरे पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी माँ मुझे हमेशा एक बात कहा करती थी कि आयुष्मान बेटा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा आपके हाथों से पूरी तरह फिसलता जा रहा है तो उसे अपने काबू में रखने के लिए आपसे जो बन पाए वो करना। मेरे माँ बाप ने भी यही किया था। मैं भी अपने आशिकी के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि सब कुछ भूल करके एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया जिससे मुझे कभी कोई प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उस लड़की ने मेरा साथ छोड़ दिया और तब जाकर के मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ थामा था। तुम उस बच्चे के जिद में आकर के उस लड़की से शादी कर लिए। पहले तो वो बच्चा मनूस, उसके बाद ये लड़की। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए गलत डिसीजन लूंगा? क्या जरूरत थी तुम्हें यशु को अपने अपने सर सौंपने की? एक बात बताओ, जब वो लड़का हमारे खानदान का था ही नहीं तो तुम्हें
इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है? वो बड़े भाई का बेटा था। बड़े भाई को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई बना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि अभिजीत ने कभी तुमसे इतना प्यार किया कि तुम उसके बच्चे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दोगे। वो तो तुम्हारा अपना खून भी नहीं है, फिर भी तुम्हें इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों थी अपने उस भाई से? देखो, मैं ये चाहता था कि तुम्हारे नाम पर हमारे खानदान की पूरी प्रॉपर्टी हो, और मैं तुम्हें अपने खानदान का एम्पायर बनते देखना चाहता था। रायचंद नाम तुमसे जुड़ा रहे, बस बस इसी की तो मेरी दिली ख्वाहिश थी बेटा। हमेशा से मैं अभिजीत के साथ नाइंसाफी करता रहा ताकि मेरे बेटे को वो हक मिल सके, और अब जब हक लेने की बारी आई तो तुम सब कुछ छोड़ करके उस बच्चे के लिए अपनी एक अलग दुनिया बसा रहे हो। मैं तुम्हें ये करता नहीं देख सकता। इस यशु को छोड़ो और उस लड़की को भी। हाँ, मगर उस लड़की से मुझे इतनी भी कोई शिकायत नहीं है। उसके कंपनी को अगर तुम हथिया सको तो मुझे लगता है कि वो लड़की हमारे काम आएगी। और उसके बाद अरेंज मैरिज कर लो, जो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से डिसाइड कर रखा है। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो तुम्हारा भाग बदल जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा और तुम राजा की तरह जियोगे, मेरे शेर। कबीर को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड को कैसे समझाए, लेकिन फिर वो अपने चेहरे को हल्का सा पहले नीचे झुकाते और फिर बड़े कामली अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट के अंदर डालते हुए उनकी तरफ ध्यान से देखकर कहते हैं, मिस्टर आयुष्मान रायचंद, कब जाकर के आपकी सोच बदलेगी, मैं यही इंतजार कर रहा हूं देखने का। कभी तो आप थोड़े बड़े होंगे, थोड़े मैच्योर होंगे और पैसों से ऊपर आपकी सोच पहुंचेगी। कब जाकर आप रिश्तों की अहमियत समझेंगे। मेरी माँ को आपने सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनके पैसों के लिए, उनकी दौलत के लिए। आपको रेप्यूटेशन चाहिए थी, वो आपको मेरे मॉम से मिली, और इसी वजह से आप दुनिया को दिखाने के लिए उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। लेकिन उस दिखावे के पीछे जो सच्चाई थी, उससे मैं कभी अपना मुंह मोड़ नहीं पाया। हमेशा कोशिश करता था कि आप लोगों से जितना हो सके दूर रहूं, क्योंकि आप लोग की बातों में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट होती थी, जो आज मुझे खाती जा रही अंदर से। मैं भी शायद मोहब्बत करना सीख ना पाया हूं। जब तक मेरी जिंदगी में यशु नहीं था, मुझे लगता था कि आप जो कहते हैं सही कहते हैं, जिंदगी में प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ एक्सिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को देखा। आपको पता है, मेरी मेरी भाभी ने जितना मुझे प्यार दिया है ना, शायद ही वो प्यार मुझे अपनी माँ से मिला हो। उनका चेहरा मुझसे देखा नहीं गया जब वो अपनी आखिरी सांस ले रही थी, और आप लोगों ने कितनी आसानी से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके उनको अपने आप से दूर कर दिया। पर यशु के साथ मैं हमेशा रहूंगा, तो भूल जाइए मेरे बारे में ये सब सोचना। आपका एम्पायर है, आप ही संभालिए, मैं अपनी दूसरी एम्पायर खड़ा कर लूंगा। इतना काबिल तो बना ही दिया है आपने अपने बेटे को। जाने कितनों के खून से रंगी है वो सियासत, मुझे वो नहीं चाहिए। आप उस पर राज करिए या फिर किसी को दान दे दीजिए, आई डोंट केयर, मेरे परिवार से दूर रहिए। और ये बोल करके उन्होंने अपनी एक उंगली अपने डैड की तरफ इशारा करके दिखा दी थी, जैसे कि वो उन्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हों। उनकी टोन बहुत स्लो थी, बहुत कामली वो सारी बातें किए थे, मगर जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, इस वक्त आयुष्मान का भी खून खौल रहा था। वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और ये सारी चीज़ें आसपास के स्टाफ के सामने ही हो रही थी। कबीर ने किसी को भी वहां से हटाया नहीं था। शायद वो चाहते थे कि सबके सामने ही आयुष्मान रायचंद की बेइज्जती हो। वो अपने चश्मे को टेबल से उठाते हैं और फिर अपने फ़ोन को अपने हाथों में लेकर किसी को कॉल लगाते हुए कहते हैं, अब जो करना है तुम करो। मैंने सोचा था मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा, मगर ये मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं नहीं चाहता कि पब्लिक में मेरा नाम खराब हो कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा बेटा जिंदा नहीं रहना चाहिए।
और ये बोल करके वो वहां से जा चुके थे और जाते जाते वो एक और बार कबीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें, मेरे बेटे हो इसलिए। एक और बार सोच लो, अगर मेरे साथ हाथ मिलाना हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे कॉल कर देना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा वक्त खत्म। और उसके बाद तुम यशु और उस लड़की को कैसे बचाओगे? मुझे तो उन पर भी तरस आ रही है। कबीर उनको जाते जाते देख रहे थे और फिर आराम से सोफा पर आकर बैठते हुए कहते हैं, 24 घंटे का इंतजार मत करिएगा, जो करना है अभी से शुरू करिए। और एक और बात, ये मत भूलिएगा कि आपका ही बेटा हूं। जितना घटिया आप सोच सकते हैं मैं उससे भी ज्यादा घटिया कर सकता हूं। तो गो एंड प्ले वेल, गुड लक फॉर यू। आयुष्मान, जो अपने बेटे के इस तरह के रुतबे से पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन अब ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका होगा कबीर का, ये उन्हें नहीं पता था, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ यशु नहीं बल्कि कोई और भी था जिससे वो बेहद शायद मोहब्बत करने लगे थे, या फिर कुछ और। कबीर अब दोबारा से जारा के कमरे की तरफ आगे बढ़ाए थे और तभी जाते जाते वो एक स्टाफ से पूछते हैं, यशु कैसा है, ज्यादा परेशान तो नहीं है? एक स्टाफ जो धीरे से कहती है, नो सर, वो सो रहे हैं। और साथ ही हम में से कुछ स्टाफ उनको लोरी सुना करके प्यार से सुला दिए। कभी इस बात पर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, वो जैसे ही उठता है मुझे इन्फॉर्म करो, मैं इसी कमरे में हूँ। और वो कबीर अब जायरा के पास दोबारा बैठ चुके थे। जायरा इस वक्त शांति से अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी और वो बताना चाह रही थी अहाना और इशिका को कि वो अब आ चुकी है यहाँ पर। लेकिन तभी कबीर उसके हाथ से फ़ोन छीन करके एक साइड में फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें फिर से फ़ोन मिल गया? क्या करूँ मैं तुम्हारा? जायरा, जो कि कबीर को इस तरह अपनी तरफ झुका हुआ देखकर पूछती है, क्या करना है? मैं तो बस बताना चाह रही थी सबको कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। इतने सारे रूमर्स बन चुके हैं मेरे नाम पर कि मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ, मर चुकी हूँ। ये सब मुझसे और सुना नहीं जाएगा। कबीर उसके गालों पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, इन सारी बातों को छोड़ो, फिलहाल हम अपने बारे में कुछ बातें करते हैं। वो अपने फुटवेयर को निकाल करके अब आराम से बेड पर पूरी तरह से आकर के लीन हो चुके थे और जायरा को भी अपनी तरफ खींच करके वो पूरी तरह से लिटा चुके थे। बाजू पर इस वक्त जायरा का सर रखा हुआ था और वो धीरे धीरे जायरा के बालों को प्यार से अपने हाथों से टच करते हुए कहते हैं, अभी भी पेन हो रहा है? जायरा, जो कि उनकी आंखों की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, एक बात बोलूं आपसे, मुझे किसी किताब की तरह लगते हैं आप। कबीर इस बात पर हल्का सा स्माइल कर दिए थे, लेकिन फिर वो स्ट्रिक्ट होते हुए कहते हैं, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? उनके होठों की तरफ जायरा धीरे से देखती है और फिर अपनी उंगलियों को उनके गालों पर इधर उधर रब करते हुए कहती है, आपकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गई है, इसे शेव कर लीजिए, मुझे चुभती है। कबीर, जो कि इस बात पर उसकी तरफ थोड़ा क्लोज होते हुए कहते हैं, अभी करना है क्या कुछ? अगर कहो तो शेव कर लो। यह सुनकर जायरा, जो कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ टर्न करना चाह रही थी क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन कहीं और ही जाने लगी थी, तभी कबीर उसको फिर से अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, क्या हुआ? इम्पोर्टेंट बात में तुम हमेशा अपना चेहरा दूसरी तरफ क्यों मोड़ लेती हो? इस बात पर जायरा क्या ही बोलती और वो बस कांप कर रह जाती है। साथ ही उसके होंठ जो कि हल्का हल्का थरथराना शुरू कर दिए थे। कबीर कुछ सोचते हुए सीलिंग की तरफ देखते हैं और फिर एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, आते आते तुम्हें काफ़ी तकलीफ हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अगर तुम चाहो तो मुझे पनिशमेंट भी दे सकती हो। कबीर की इस बात पर जायरा, जो कि अब अपने एल्बो पर टिक चुकी थी और अपने पेट के बल लेटते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, क्या पनिशमेंट दे सकती हूँ आपको? आपकी पिटाई करूँ क्या? वैसे आपके शरीर पर मेरे हाथों से पिटाई ज़्यादा लगने तो नहीं वाली ना? इस बात पर कबीर, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलते हैं, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? इस बात का जवाब भी कबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन को चेंज किए हुए दिया था। बात तो सही है, मुझे तुम्हारे हाथों से चोट तो नहीं लगने वाली। अब जायरा सोचना शुरू की थी कि आखिर इन्हें क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। मारना तो बिल्कुल भी बेफजूल होगा, क्योंकि ऐसे शरीर पर उसके छोटे छोटे हाथों से मार लगने का हवाले थी, और लग भी जाती तो शायद जायरा को ही,
क्योंकि इस आदमी को उसके हाथों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे ज़ायरा अपने पैरों को इधर उधर धीरे धीरे बेड पर ही मारते हुए पूछती है, क्या कर सकती हूँ? आपको आपको बांध दूँ? कबीर इस बात पर अपने चेहरे को उसकी तरफ मुड़कर थोड़ा हैरानी से कहते हैं, क्या? इस बात पर उनके चेहरे पर हल्के हल्के स्माइल भी आने लगी थी, जिससे वो कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त उन्हें स्ट्रिक्ट रहना था, न जाने क्यों। लेकिन ज़ायरा की बातें हमेशा उन्हें स्माइल करने पर मजबूर कर ही दिया करती थी। ज़ायरा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप गलत समझ लिए, वो वाली तरीके से नहीं, बस ऐसे दिन भर बांधे रहूंगी और फिर आप परेशान होंगे और फिर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, और फिर मुझे मज़ा आएगा। कर दूँ क्या ऐसे? अच्छा लगता है जब आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो। तभी कबीर के दिमाग में शायद तो कुछ ऐसा आया था जो कि उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुरापाती था। और धीरे से कबीर अपने अब एल्बो पर टिकते हुए उससे पूछते हैं, जैसे एक बात बताओ, अगर मुझे भूख लगेगी तो? ज़ायरा सुनकर कहती है, मैं आपको अपने हाथ से खिला दूंगी। कबीर अपने चेहरे को नोट करते हुए कहते हैं, ओके देन, मुझे प्यास लगी तो? ज़ायरा फिर कहती है, अपने हाथ से पानी पिला दूंगी। कबीर फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, ओके। तभी कबीर आगे कुछ सोचते हुए कहते हैं, मतलब तुम किसी भी कंडीशन में मेरे हाथ नहीं खोलोगी? ज़ायरा जो कि कहती है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पैर खोल सकती हूँ अगर आपको कहीं जाना हुआ तो, पर हाथ तो नहीं खोलने वाली। कबीर कुछ सोचते हुए उसके थोड़ा करीब झुकते हुए कहते हैं, तो कंफर्म है ना, हाथ नहीं खोलोगी? ज़ारा जो कि फिर से अपने चेहरे को बहुत ही कॉन्फिडेंटली हाँ में लाकर कहती है, हाँ बाबा, नहीं खोलूंगी। कबीर उसके कानों में आकर के धीरे से विस्पर करते हुए पूछते हैं, और अगर मुझे वॉशरूम लगी तो? ज़ारा सुनकर कहती है, हाँ तो कहा तो, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैं आपके पैर खोल दूंगी। तभी कबीर जो अपनी एक भौं में छुड़ाते हुए कहते हैं, तो सिर्फ पैर खोलने से हो जाएगा सारा काम? ज़ारा जो अपना दिमाग लगा कर के उठ कर के बैठ चुकी थी और फिर अपने पैरों को सही तरीके से फैलाते हुए इधर उधर उसे हिलाते हुए अपने चेहरे को सीलिंग की तरफ करके कुछ सोचने लगी थी, लेकिन तभी वो कबीर की तरफ देखकर कहती है, ओह नो, हाँ आपको वॉशरूम के लिए आपके हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। कबीर जो ज़ारा के हाथों को देखते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे हाथ भी काम आ सकते हैं। जैसे ही ज़ारा ने ये सुना था, वो झटके से अपने दोनों हाथ को पीछे की तरफ करके छुपा ली थी, जैसे कि कबीर अभी उसके हाथ को यूज़ करने लगे हों, और अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिलाकर कहती है, जी नहीं, नो बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? नेवर, इल्ले नको। कबीर उसको इतना घबराता हुआ देख कर कहते हैं, अरे आराम से, अभी मुझे लगे नहीं है, वैसे तो तुम मुझे बांध रही हो ना? ज़ारा सुनकर कहती है, बेकार पनिशमेंट है ये तो मेरे लिए पनिशमेंट हो जाएगा, कैंसिल, कुछ और सोचते हैं। अभी ज़ारा कुछ और मस्ती भरी बातें करती, लेकिन तभी कबीर धीरे से उसको अपने करीब खींच करके प्यार से लटाते हुए कहते हैं, ज़ारा सुनो ना। ज़ारा जो अपने सर को प्यार से हाँ मिलाकर कहती है, सुन रही हूँ, मेरे कान खुले हुए हैं, आप बोलते रहिए। कबीर जो बहुत ही सीरियस टोन में थे इस वक्त, और जो वो आगे बोलने जा रहे थे, शायद ज़ारा उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उसकी तरफ धीरे से टर्न होते और बड़ी प्यारी आवाज़ में कहते हैं, आई नो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे इंसान पर कोई क्यों ही ट्रस्ट करेगा जो अपनी खुद की फैमिली को छोड़ दिया सिर्फ एक बच्चे के लिए? पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सारा जो कि अब थोड़ा सा सीरियस होने लगी थी कबीर के टोन को सुनकर, और फिर वो क्यूरियस भी हो रही थी कि आखिर कबीर आगे बोलने क्या वाले हैं। तभी कबीर ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया था ज़ारा को, जिससे ज़ारा एकदम से चिढ़ करके अब खड़ी होना चाह रही थी, लेकिन उसके पैरों में चोट था। कुछ यूं कहा था कबीर ने, अगर मेरी फैमिली मुझे मरवा देती है तो प्लीज तुम यशु का बहुत ख्याल रखना। उन्हें तुमसे और यशु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन्हें सिर्फ मुझसे है। हाँ, वो लोग चाहते हैं कि मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। यशु से दूर रहना मेरे लिए ऐसा है कि मैं खुद की जान ले रहा हूं, और ये मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है। इसलिए अगर मुझे कुछ भी होता है तो प्लीज मेरे यशु का साथ नहीं छोड़ना तुम।
सारा ने जैसे ही कबीर को इतना इमोशनल होकर के ये सब कुछ बोलता सुना था, वो तुरंत ही उनके होठों पर अपने हाथों को रखती और फिर गुस्से में बैठते हुए कहती है, ये क्या बोल रहे हैं नाप शनाप? आपका दिमाग तो ठीक है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? और सुनिए, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। अगर किसी ने आपको हाथ लगाया ना, तो मुझे अपने हाथों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। समझ रहे हैं ना आप? कबीर अपने पैंट के जिप की तरफ देखते हुए कहते हैं, किस चीज़ में इस्तेमाल करना है तुम्हें? ज़ायरा अपने सर पर अपना हाथ मारती है और फिर गुस्से में कहती है, आपको अभी भी ये सब सूझ रहा है? आपकी जान खतरे में है और आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? एक बात बताइए, क्या वो लोग आपको वाकई मारने वाले हैं? अगर ऐसा कुछ भी है ना तो आप मुझे बताइए। मैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेंज कर लूंगी आपके लिए। ओके? कबीर उसको घबराता सुन करके चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, वो मेरी फैमिली है ज़ायरा। वो बहुत आराम से मुझे ख़त्म कर सकते हैं और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस बात पर ज़ायरा को वाकई गुस्सा आ गया था और वो एकदम से बेड से खड़े होने के लिए अपने पैरों को जैसी ज़मीन पर रखी थी, उसको दर्द हो पाता उससे पहले कबीर ने उसके हाथों को पकड़ करके उसे बेड पर फिर से लिटा दिया था और उसके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? पैरों में चोट लगी है तुम्हें? खड़ा होने के लिए मना किया ना मैंने? ज़ायरा सुनकर उनकी तरफ घूरते हुए कहती है, आप तो दूर ही रहिए मुझसे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? देख देखिए, अगर मैं आपको हर्ट करती हूँ तो ये मेरा हक है। आपका खून चूसने का हक सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी को मिलना चाहिए। अगर किसी और ने आपको हर्ट किया ना, आई शपथ मैं उसको बहुत बुरी मौत दूंगी, फिर वो चाहे आपके अपने बाप ही क्यों ना हो। समझे आप? और वैसे भी उन्होंने ज़ायरा ओबेरॉय का खून बहाया है, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और आप इतने कमजोर कैसे बन सकते हैं? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। खुद को अगर कमजोर बनाने के लिए रखना था तो फिर अकेले रहते। यशु और मुझे क्यों लाए अपनी लाइफ में? अब हम दोनों को खतरा नहीं होना चाहिए आपकी वजह से, वरना फिर देख लीजिएगा सब लोग बहुत इंसल्ट करेंगे आपकी कि कबीर रायचंद तो हो अपनी वाइफ और अपने बच्चे तक को नहीं बचा पाए। शेम ऑन यू मिस्टर कबीर रायचंद। इस तरह से ज़ायरा हर सिचुएशन को बड़े प्यार से संभाल लिया करती थी। कबीर जो उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे थे और उसके हाथों के बीच अपने हाथों को फंसाते हुए कहते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर बचा लेंगे अपनी लाइफस्टाइल को भी और अपने बच्चे को भी। अगर मैं टूटता हूं तो तुम हो ना मुझे संभालने के लिए।